नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि हम अपना बिहार का जो एस्टेट का पेपर सेकंड उच्च माध्यमिक स्तर का हिंदी विषय का आप लोगों को बता चुके कि उसका हमने निःशुल्क बैच फ्री जितना भी क्या कहते हैं पाठ्यक्रम है उसके एक-एक बिंदु का पूरे विस्तार के साथ और निःशुल्क अध्ययन किया जाएगा और प्रामाणिक विषय वस्तु के साथ में अध्ययन किया जाएगा जो आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क प्राप्त होगी। तो उसी क्रम में आप लोगों को मालूम है कि दोस्तों हमने कहा था कि हम सबसे पहले जो हमारे पाठ्यक्रम में रचनाएँ लगी हुई हैं, रचनाओं का अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम हिंदी साहित्य का इतिहास, फिर हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, उसके बाद दोस्तों काव्य शास्त्र और फिर हिंदी व्याकरण। ये हमारा क्रम रहेगा पढ़ने का। तो वही दोस्तों हमने बताया था कि सबसे पहले जो हमारे पाठ्यक्रम में कहानियाँ लगी हुई थी, चयनित कहानियाँ करके आप देखेंगे 6वें नंबर पे जो बिंदु नंबर 6 है, उसमें चयनित कहानियाँ लिखी हुई, उसके अंदर 6 कहानियाँ लगी हुई हैं। बिहार का जो एस्टेट का पेपर द्वितीय है, उच्च माध्यमिक स्तर का, पीजीटी का, उसमें 6 कहानियाँ लगी हुई हैं हमारे पाठ्यक्रम में। तो सभी 6 कहानियाँ हम पढ़ चुके हैं और यूट्यूब चैनल पे अपने वीडियो भी डाल चुके हैं। आप लोग भी उन सभी का अध्ययन कर चुके होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। उसके बाद दोस्तों 7वें नंबर का जो बिंदु है उसमें लिखा हुआ है चयनित उपन्यास। उसमें दोस्तों 3 उपन्यास लगे हुए हैं हमारे पाठ्यक्रम में, गोदान, मैलांचल और त्यागपत्र। जैसा कि मैं बताता हूँ, तो सबसे पहले हमने गोदान उपन्यास का अध्ययन शुरू किया है। आप लोगों को मैंने बताया था कि गोदान उपन्यास 36 भागों में बँटा हुआ है। उसी क्रम में दोस्तों हम 12 भागों का अध्ययन कर चुके हैं और पूरे विस्तार के साथ कर चुके हैं। आप लोग पढ़ भी चुके होंगे क्योंकि वीडियो भी उपलब्ध हो गया है, सबको अपलोड हो गए हैं। अपने इसी यूट्यूब चैनल पर आप लोग देख भी रहे होंगे। उसी क्रम में दोस्तों आज हम जो 13वां भाग है गोदान उपन्यास का, उसका हम आज अध्ययन करेंगे। तो आप लोगों को बस इतना ही कहूँगा कि दोस्तों हमारे चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, जिससे हमें भी थोड़ा एनर्जी मिले, पढ़ने में अच्छा लगे। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही ज़्यादा हमें मज़ा आएगा पढ़ाने में। तो चलिए दोस्तों, समय नहीं खराब करते, अपने सीधे पाठ्यक्रम पर आते हैं। गोदान उपन्यास भाग 13। गोबर अंधेरे ही मुँह उठा। गोबर अंधेरे ही मुँह उठा और कोदई से विदा मांगी। कोदई दोस्तों कौन? जो लखनऊ जा रहा था तो रास्ते में कोदई ने उसको रात में रुकने के लिए आश्रय दिया था। वही दोस्तों उसका मित्र मान लीजिए। कोदई तो लुआ गया था दूसरे हिसाब से कि अपनी बहन का रिश्ता गोबर के साथ तय करेगा, लेकिन गोबर शादीशुदा है, उसको बाद में पता चल गया, इसलिए चर्चा ही नहीं हुई इस रिश्ते की। तो रात में दोस्तों कहाँ रुका था? कोदई के यहाँ। तो गोबर अंधेरे ही मुँह उठा और कोदई से विदा मांगी। सबको मालूम हो गया था कि उसका ब्याह हो चुका है, इसलिए उससे कोई विवाह संबंधी चर्चा नहीं की। उसके शील स्वभाव ने सारे घर को मुग्ध कर लिया था। कोदई की माता कोदई की कोदई की माता को तो उसने ऐसे मीठे शब्दों में और उसके मातृपद की रक्षा करते हुए ऐसा उपदेश दिया कि उसने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया था। तुम बड़ी हो माताजी, पूज्य हो। पूज्य पुत्र माता के ऋण से 100 जन्म लेकर भी उऋण नहीं हो सकता, लाख जन्म लेकर भी उऋण नहीं हो सकता, करोड़ जन्म लेकर भी नहीं। बुढ़िया इस संख्यातीत श्रद्धा पर गदगद हो गई। इसके बाद गोबर ने जो कुछ कहा उसमें बुढ़िया को अपना मंगल ही दिखाई दिया। वैद्य एक बार रोगी को चंगा कर दे, फिर रोगी उसके हाथों विष भी खुशी से पी लेगा। अब जैसे आज ही बहू घर से रूठ कर चली गई तो किसकी हेठी हुई? बहू को कौन जानता है किसकी लड़की है, किसकी नातिन है? कौन जानता है, संभव है उसका बाप घसियारा ही रहा हो। बुढ़िया ने निश्चयात्मक भाव से कहा, घसियारा तो है ही बेटा, पक्का घसियारा। सवेरे उसका मुंह देख ले तो दिन भर पानी ना मिले। गोबर बोला, तो ऐसे आदमी की क्या हंसी हो सकती है? हंसी हुई तुम्हारी और तुम्हारे आदमी की, जिसने पूछा, यही पूछा कि किसकी बहू है। फिर यह अभी लड़की है, अबोध अल्हड़ नीच माता पिता की लड़की है। अच्छा, अच्छी कहाँ से बन जाए? तुमको तो बूढ़े तोते को तुमको तो बूढ़े तोते को राम नाम पढ़ाना पड़ेगा। मारने से तो वह पढ़ेगा नहीं, उसे तो सहज स्नेह ही से पढ़ाया जा सकता है। ताड़ना भी दो, लेकिन उसके मुंह मत लगो। उसका तो कुछ नहीं बिगड़ता, तुम्हारा अपमान होता है। जब गोबर चलने लगा तो बुढ़िया ने खांड और सत्तू मिलाकर उसे खाने को दिया। क्या दिया दोस्तों? जब गोबर चलने लगा
जब गोबर चलने लगा तो बुढ़िया कौन दोस्तों, कोदाई की माता, बुढ़िया ने खांड और सत्तू मिलाकर उसे खाने को दिया। गांव के और कई आदमी मजूरी की टोह में शहर जा रहे थे। गांव के और कई आदमी मजूरी की टोह में शहर जा रहे थे। बातचीत में रास्ता कट गया और 9 बजते बजते सब लोग अमीनाबाद के बाजार में आ पहुंचे। कहाँ पहुंचे दोस्तों? अमीनाबाद के बाजार में आ पहुंचे। गोबर हैरान था, इतने आदमी नगर में कहाँ से आ गए? आदमी पर आदमी गिरा पड़ता था। उस दिन बाजार में 400-500 मजदूरों से कम न थे। कितने थे दोस्तों? उस दिन बाजार में 400-500 मजदूरों से कम न थे। राज और बढ़ई और लोहार और बेलदार और खाट बुनने वाले और टोकरी ढोने वाले और संगत राज सभी जमा थे। गोबर यह जमघट देखकर निराश हो गया। इतने सारे मजदूरों को कहाँ काम मिला जाता है, और उसके हाथ तो कोई औजार भी नहीं है। कोई क्या जानेगा कि वह क्या काम कर सकता है? कोई उसे क्यों रखने लगा? बिना औजार के उसे कौन पूछेगा? धीरे धीरे एक एक करके मजदूरों को काम मिलता जा रहा था। कुछ लोग निराश होकर घर लौटे जा रहे थे। अधिकतर वह बूढ़े और निकम्मे बच रहे थे जिनका कोई पुछत्तर न था, और उन्हीं में गोबर भी था। लेकिन अभी आज उसके पास खाने को है, कोई गम नहीं। सहसा मिर्जा खुर्शीद ने मजदूरों के बीच में आकर ऊंची आवाज से कहा। अब देखिए दोस्तों क्या कहा। सहसा मिर्जा खुर्शीद ने मजदूरों के बीच में आकर ऊंची आवाज से कहा, जिसको 6 आने रोज पर काम करना हो वह मेरे साथ आए। सबको 6 आने मिलेंगे, 5 बजे छुट्टी मिलेगी। तो दोस्तों मिर्जा खुर्शीद के यहाँ ऊपर काम करेगा। देखिएगा, मिर्जा को सहसा अचानक मतलब मिर्जा खुर्शीद ने मजदूरों के बीच में आकर ऊंची आवाज से कहा, जिसको 6 आने रोज पर काम करना हो वह मेरे साथ आए। सबको 6 आने मिलेंगे, 5 बजे छुट्टी मिलेगी। 10-5 राजों और बढ़इयों को छोड़कर सबके सब उनके साथ चलने को तैयार हो गए। 400 फटे हालों की एक विशाल सेना सज गई। 400 फटे हालों की, कितना दोस्तों? 400 फटे हालों की एक विशाल सेना सज गई। आगे मिर्जा थे, कंधों पर मोटा सोटा रखे हुए, पीछे भुखमरों की लंबी कतार थी जैसे भेड़े हों। एक बूढ़े ने मिर्जा से पूछा, कौन काम करना है मालिक? मिर्जा ने जो काम बतलाया उस पर सब और भी चकित हो गए। केवल एक कबड्डी खेलना है। यह कैसा आदमी है जो कबड्डी खेलने के 6 आना? यह मिर्जा दोस्तों बहुत अच्छे आदमी थे। देखिए कि आप, बहुत मज़ेदार आदमी है मिर्जा। मिर्जा खुर्शीद इस पूरे कहानी में, उपन्यास में बहुत अच्छे पात्रों में से उनकी गिनती होगी। देखिएगा, चाहे आप काउंसिल के मेंबर भी हैं मिर्जा खुर्शीद, राय साहब के दोस्त हैं। तो मिर्जा ने जो काम बतलाया उस पर सब और भी चकित हो गए। केवल एक कबड्डी खेलना, देखिए दोस्तों, केवल एक कबड्डी खेलना, यह कैसा आदमी है जो कबड्डी खेलने के 6 आना रोज दे रहा है? सनकी तो नहीं है कोई? बहुत धन पाकर आदमी सनक ही जाता है, बहुत पढ़ लेने से भी आदमी पागल हो जाता है। कुछ लोगों को संदेह होने लगा, कहीं यह कोई मखौल तो नहीं है, कहीं यह कोई मखौल तो नहीं है। यहाँ से घर पर ले, फिर से देखिए दोस्तों, आप लोगों को मजा आएगा, फिर देखिएगा दोस्तों, बहुत मजेदार है। यहाँ पे मिर्जा ने जो काम बतलाया, यहाँ देखिए। हाँ, एक बूढ़े ने मिर्जा से पूछा, क्या पूछा? एक बूढ़े ने मिर्जा से पूछा, कौन काम करना है मालिक? मिर्जा ने जो काम बतलाया उस पर सब और भी चकित हो गए। केवल एक कबड्डी खेलना, यह कैसा आदमी है जो कबड्डी खेलने के 6 आना रोज दे रहा है? सनकी तो नहीं है कोई? बहुत धन पाकर आदमी सनक ही जाता है, बहुत पढ़ लेने से भी आदमी पागल हो जाते हैं। कुछ लोगों को संदेह होने लगा, कहीं यह कोई मखौल तो नहीं है। यहाँ से घर पर ले जाकर कह दे, कोई काम नहीं है तो कौन इसका क्या कर लेगा? वह चाहे कबड्डी खिलाए, चाहे आंख मिचौनी, चाहे गुल्ली डंडा, मजूरी पेशगी दे दे, ऐसे झक्कड़ आदमी का क्या भरोसा। गोबर ने डरते डरते कहा, मालिक हमारे पास कुछ खाने को नहीं है, पैसे मिल जाएं तो कुछ लेकर खा लूं। गोबर ने, देखिए दोस्तों, गोबर ने डरते डरते कहा, मालिक हमारे पास कुछ खाने को नहीं है,
पैसे मिल जाएं तो कुछ लेकर खा लूं। मिर्जा ने झट 6 आने पैसे उसके हाथ में रख दिए और ललकार कर बोले, मजूरी सबको चलते चलते पेशगी दे दी जाएगी, इसकी चिंता मत करो। देखिए दोस्तों, मिर्जा बहुत मज़ेदार आदमी, बहुत अच्छे पात्र हैं। गोबर को एडवांस में दे दिया 6 आने। मिर्जा साहब ने शहर के बाहर थोड़ी सी जमीन ले रखी थी। मजूरों ने जाकर देखा तो एक बड़ा अहाता घिरा हुआ था और उसके अंदर केवल एक छोटी सी फूस की झोपड़ी थी, जिसमें 3-4 कुर्सियां थी, एक मेज, थोड़ी सी किताबें मेज पर रखी हुई थी। झोपड़ी बेलों और लताओं से ढकी हुई बहुत सुंदर लगती थी। अहाते में एक तरफ आम और नींबू और अमरूद के पौधे लगे हुए थे, दूसरी तरफ कुछ फूल। बड़ा हिस्सा परती था। मिर्जा ने सबको कतार में खड़ा करके पहले ही मजूरी बांट दी। अब किसी को उनके पागलपन में संदेह न रहा। गोबर पैसे पहले ही पा चुका था। मिर्जा ने उसे बुलाकर बुलाकर पौधे सींचने का काम सौंपा। उसे कबड्डी खेलने को ना मिलेगी। मन में ऐंठ कर रह गया, इन बुड्ढों को उठा उठा कर पटकता, लेकिन कोई परवाह नहीं, बहुत कबड्डी खेल चुका है, पैसे तो पूरे मिल गए। आज युगों के बाद इन जरा ग्रस्तों को कबड्डी खेलने का सौभाग्य मिला। अधिकतर तो ऐसे थे जिन्हें याद भी ना आता था कि कभी कबड्डी खेली है या नहीं। दिन भर शहर में पिसते थे, पहर रात गए घर पहुंचते थे और जो कुछ रूखा मिल जाता था खाकर पड़े रहते थे। प्रातःकाल फिर वही चरखा शुरू हो जाता था। जीवन नीरस निरानंद केवल एक ढर्रा मात्र हो गया था। आज तो एक यह अवसर मिला तो बूढ़े भी जवान हो गए। अधमरे बूढ़े ठठरिया लिए, मुंह में दांत न पेट में आत, जांघ के ऊपर धोतियां या तहमत चढ़ाए ताल ठोंक ठोंक कर उछल रहे थे, मानो उन बूढ़ी हड्डियों में जवानी धस पड़ी हो। चटपट पाली बन गई, 2 नायक बन गए। गोइयों का चुनाव होने लगा और 12 बजते बजते खेल शुरू हो गया। जाड़ों की ठंडी धूप ऐसी क्रीड़ाओं के लिए आदर्श ऋतु है। इधर अहाते के फाटक पर मिर्जा साहब तमाशाइयों को टिकट बांट रहे थे। उन पर इस तरह कोई न कोई सनक हमेशा सवार रहती थी। अमीरों से पैसा लेकर गरीबों को बांट देना। इस बूढ़ी कबड्डी का विज्ञापन कई दिन से हो रहा था। बड़े बड़े पोस्टर चिपकाए गए थे, नोटिस बांटे गए थे। यह खेल अपने ढंग का निराला होगा, बिल्कुल अभूतपूर्व। भारत के बूढ़े आज भी कैसे बूढ़े हैं, जिन्हें यह देखना हो आए और अपने आंखें तृप्त कर ले। जिसने यह तमाशा ना देखा वह पछताएगा। ऐसा सुअवसर फिर न मिलेगा। टिकट 10 रुपए से लेकर 2 आने तक के थे। 3 बजते बजते सारा हाथा भर गया। मोटरों और फिटनों का तांता लगा हुआ था। 2000 से कम की भीड़ ना थी। 2000 की भीड़ थी समझ लीजिए। रईसों के लिए कुर्सियों और बेंचों का इंतजाम था, साधारण जनता के लिए साफ सुथरी जमीन। मिस मालती, अब देखिए दोस्तों, मिस मालती, मेहता, खन्ना, मिस्टर तनखा राय साहब सभी विराजमान थे। खेल शुरू हुआ तो मिर्जा ने मेहता से कहा, आइए डॉक्टर साहब, एक गोई हमारी और आपकी हो जाए। मिस मालती बोली, फिलासफर का जोड़ फिलासफर ही से हो सकता है। मिर्जा ने मूंछों पर ताव देकर कहा, तो क्या आप समझती हैं मैं फिलासफर नहीं हूँ? मेरे पास पूछल्ला नहीं है, लेकिन हूँ मैं फिलासफर। आप मेरा इम्तहान ले सकते हैं मेहता जी। मालती ने पूछा, अच्छा बतलाइए, आप आइडियालिस्ट हैं या मेटेरियलिस्ट? मैं दोनों हूँ। यह क्यों कर बहुत अच्छी तरह, जब जैसा मौका देखा वैसा बन गया। तो आपका कोई तो आपका अपना कोई निश्चय नहीं है? जिस बात का आज तक कभी निश्चय ना हुआ और ना कभी होगा, उसका निश्चय मैं भला क्या कर सकता हूँ? और लोग आंखें फोड़कर और किताबें चाट कर जिस नतीजे पर पहुँचे हैं, वहाँ मैं यूं ही पहुँच गया। आप बता सकती हैं किसी फिलासफर ने अकली गद्दे लड़ाने के सिवाय और कुछ किया है? डॉक्टर मेहता ने अचकन के बटन खोलते हुए कहा, तो चलिए हमारी और आपकी हो जाए, और कोई माने या ना माने मैं आपको फिलासफर मानता हूँ। मिर्जा ने खन्ना से पूछा, आपके लिए भी कोई जोड़ ठीक करूँ? मालती ने पुचारा दिया, हाँ हाँ, इन्हें जरूर ले जाइए मिस्टर तनखा के साथ। खन्ना झेपते हुए बोले, जी नहीं, मुझे क्षमा कीजिए। मिर्जा ने राय साहब से पूछा, आपके लिए कोई जोड़ लाऊं?
राय साहब बोले, मेरा जोड़ तो ओमकार नाथ का है, मगर वह आज नजर ही नहीं आते। मिर्जा और मेहता भी नंगी देह केवल जांघिए पहने हुए मैदान में पहुंच गए। एक इधर दूसरा उधर, खेल शुरू हो गया। जनता बूढ़े कुलेलों पर हंसती थी, तालियां बजाती थी, गालियां देती थी, ललकारती थी, बाजियां लगाती थी। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ बहुत मज़ेदार कहानी है, आप लोगों को फिर पढ़ाऊँ? चलिए, नहीं तो आप लोगों को बहुत वो समय लग जाएगा दोस्तों, है तो बहुत मज़ेदार। अब देखिए दोस्तों, मिर्जा और मिस्टर मेहता, मिर्जा खुर्शीद और मिस्टर मेहता ये भी कबड्डी लड़ेंगे, अभी खेलेंगे, देखिएगा। जनता बूढ़े कुलेलों पर हंसती थी, तालियां बजाती थी, गालियां देती थी, ललकारती थी, बाजियां लगाती थी। वाह, जरा इन बूढ़े बाबा को देखो, किस शान से जा रहे हैं, जैसे सबको मार कर ही लौटेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ से भी उन्हीं के बड़े भाई निकले। दोनों कैसे पैतरे बदल रहे हैं। इन हाइयों में अभी बहुत जान है भाई। इन लोगों ने जितना घी खाया है उतना अब हमें पानी भी मैसर नहीं। लोग कहते हैं भारत धनी हो रहा है, होता होगा। हम तो यही देखते हैं कि इन बुड्ढों जैसे जीवट के जवान भी आज मुश्किल से निकलेंगे। वह उधर वाले बुड्ढे ने इसे दबोच लिया। बेचारा छूट निकलने के लिए कितना जोर मार रहा है, मगर अब नहीं जा सकता। मगर अब नहीं जा सकते। बच्चा एक को तीन लिपट गए। इस तरह लोग अपने दिलचस्पी जाहिर कर रहे थे। उनका सारा ध्यान मैदान की ओर था। खिलाड़ियों के आघात प्रतिघात, उछल कूद, धर पकड़ और उनके मरने जीने में तन्मय हो रहे थे। कभी चारों तरफ से कह कहे पड़ते, कभी कोई अन्याय या धांधली देखकर लोग छोड़ दो का गुल मचाते। कुछ लोग तेंस में आकर पाली की तरफ दौड़ते, लेकिन जो थोड़े से सज्जन सामियाने में ऊंचे दर्जे के टिकट लेकर बैठे थे, उन्हें इस खेल में विशेष आनंद न मिल रहा था। वे इससे अधिक महत्व की बातें कर रहे थे। खन्ना ने जिंजर का ग्लास खाली करके सिगार सुलगाया और राय साहब से बोले, मैंने आपसे कह दिया, बैंक इससे कम सूद पर किसी तरह राजी न होगा, और यह रियायत भी मैंने आपके साथ की है, क्योंकि आपके साथ घर का मामला है। राय साहब ने मूंछों में मुस्कुराहट को लपेट कर कहा, आपकी नीति में घर वालों को ही उल्टे छुरे से हलाल करना चाहिए। यह आप क्या फरमा रहे हैं? ठीक कह रहा हूँ सूर्य प्रताप सिंह, ठीक कह रहा हूँ। सूर्य प्रताप सिंह से आपने केवल 7% लिया है, मुझसे 9% मांग रहे हैं, और उस पर एहसान भी रखते हैं। क्यों ना हो? खन्ना ने कहा, मारा मानो यह कथन हंसने के ही योग्य था। उन शर्तों पर मैं आपसे भी वही सूद ले लूँगा। हमने उनकी जायदाद रेहन रख ली है, और शायद यह जायदाद फिर उनके हाथ न जाएगी। मैं भी अपने कोई जायदाद निकाल दूंगा। 9% देने से यह कहीं अच्छा है कि फालतू जायदाद अलग कर दूं। मेरी जैक्सन रोड वाली कोठी आप निकलवा दें, कमीशन ले लीजिएगा। राय साहब ने दोस्तों कहा, मेरी जैक्सन रोड वाली कोठी आप निकलवा दें, कमीशन ले लीजिएगा। उस कोठी का सुबीते से निकलना जरा मुश्किल है। आप जानते हैं वह जगह बस्ती से कितनी दूर है, मगर खैर देखूंगा। आप उसकी कीमत का क्या अंदाजा रखते हैं? राय साहब ने 1,25,000 बताए। 15 बीघे जमीन भी तो है उसके साथ। खन्ना स्तंभित हो गए, बोले, आप आज से 15 साल पहले का स्वप्न देख रहे हैं राय साहब। आपको मालूम होना चाहिए कि इधर जायदादों के मूल्य में 50% की कमी हो गई है। राय साहब ने बुरा मानकर कहा, जी नहीं, 15 साल पहले उसकी कीमत 1.5 लाख थी। मैं खरीदार की तलाश में रहूंगा, मगर मेरा कमीशन 5% होगा आपसे, औरों से शायद 10% हो। क्यों, क्या करोगे इतने रुपए लेकर? आप जो चाहे दे दीजिएगा। अब तो राजी हुए। शुगर के हिस्से अभी तक आपने ना खरीदे, अब बहुत थोड़े से हिस्से बच रहे हैं। हाथ मलते रह जाइएगा। इंश्योरेंस की पॉलिसी भी आपने ना ली। आप में टाल मटोल की बुरी आदत है। जब अपने लाभ की बातों का इतना टाल मटोल है, तब दूसरों को आप लोगों से क्या लाभ हो सकता है? इसी से कहते हैं रियासत आदमी की अकल चढ़ जाती है। मेरा बस चले तो मैं तालुकेदारों की रियासतें जब्त कर लूं। मिस्टर तनखा मालती पर जाल फेंक रहे थे।
मालती ने साफ कह दिया था कि वह इलेक्शन के झमेले में नहीं पड़ना चाहती, पर तनख्वाह आसानी से हार मानने वाले व्यक्ति न थे। आकर कुहनियों के बल मेज पर टिक कर बोले, आप जरा उस मामले पर फिर विचार करें। मैं कहता हूँ ऐसा मौका शायद आपको फिर ना मिले। रानी साहब, चंदा को आपके मुकाबले में रुपए में एक आना भी चांस नहीं है। मेरी इच्छा केवल यह है कि काउंसिल में ऐसे लोग जाएं जिन्होंने जीवन में कुछ अनुभव प्राप्त किया और जनता की कुछ सेवा की है। जिस महिला ने भोग विलास के सिवा कुछ जाना ही नहीं, जिसने जनता को हमेशा अपनी कार का पेट्रोल समझा, जिसकी सबसे मूल्यवान सेवा वे पार्टियां हैं जो वह गवर्नरों और सेक्रेटरियों को दिया करती है, उनके लिए इस काउंसिल में स्थान नहीं है। नई काउंसिल में बहुत कुछ अधिकार प्रतिनिधियों के हाथ में होगा और मैं नहीं चाहता कि वह अधिकार अनाधिकारियों के हाथ में जाए। मालती ने पीछा छुड़ाने के लिए कहा, लेकिन साहब, मेरे पास 10-20 हजार इलेक्शन पर खर्च करने के लिए कहाँ है। रानी साहब तो 2-4 लाख खर्च कर सकती हैं। मुझे भी साल में 1,500 रुपये उनसे मिल जाते हैं। यह रकम भी हाथ से निकल जाएगी। मुझे भी साल में 1,500। पहले आप यह बता दें कि आप जाना चाहती हैं या नहीं। जाना तो चाहती हूँ, मगर फ्री पास मिल जाए तो यह मेरा जिम्मा रहा। आपको फ्री पास मिल जाएगा। जी नहीं, क्षमा कीजिए, मैं हार की जिल्लत नहीं उठाना चाहती। जब रानी साहब रुपए की थैलियाँ खोल देंगी और एक एक वोट पर असरफी चढ़ने लगेगी तो शायद आप भी उधर वोट देंगे। आपके ख्याल में इलेक्शन महज रुपए से जीता जा सकता है? जी नहीं, व्यक्ति भी एक चीज़ है, लेकिन मैंने केवल एक बार जेल जाने के सिवा और क्या जनसेवा की है। और सच पूछिए तो उस बार भी मैं अपने मतलब ही से गई थी, उसी तरह जैसे राय साहब और खन्ना गए थे। इस नई सभ्यता का आधार धन है। विद्या और सेवा और कुल जाति सब धन के सामने हेच है। कभी कभी इतिहास में ऐसे अवसर आ जाते हैं जब धन को आंदोलन के सामने नीचा देखना पड़ता है, मगर इसे अपवाद समझिए। मैं अपनी ही बात कहती हूँ। कोई गरीब औरत दवाखाने में आ जाती है तो घंटों उससे बोलती तक नहीं, पर कोई महिला कार पर आ गई तो द्वार तक जाकर उसका स्वागत करती हूँ और उसकी ऐसी उपासना करती हूँ मानो साक्षात देवी है। मेरा और रानी साहब का कोई मुकाबला नहीं। जिस तरह के काउंसिल बन रहे हैं उनके लिए रानी साहब ही ज़्यादा उपयुक्त है। उधर मैदान में मेहता की टीम कमज़ोर पड़ती जाती थी। आधे से ज़्यादा खिलाड़ी मर चुके थे। मेहता ने अपने जीवन में कभी कबड्डी ना खेली थी। मिर्जा इस फन के उस्ताद थे। मेहता की तातीलें अभिनय के अभ्यास में कटती थी। रूप भरने में वह अच्छों को चकित कर देते थे और मिर्जा के लिए सारी दिलचस्पी अखाड़े में थी, पहलवानों के भी और पारियों के भी। मालती का ध्यान उधर न लगा हुआ था। उठकर राय साहब से बोली, मेहता की पार्टी तो बुरी तरह पिट रही है। राय साहब और खन्ना में इंश्योरेंस की बातें हो रही थी। राय साहब उस प्रसंग से ऊबे हुए मालूम होते थे। मालती ने मानो उन्हें एक बंधन से मुक्त कर दिया। उठकर बोले, जी हाँ, पिट तो रही है। मिर्जा पक्का खिलाड़ी है। मिर्जा दोस्तों बहुत पक्का खिलाड़ी था। मिर्जा बहुत अच्छा आदमी है। आप लोग देखेंगे मिर्जा से अच्छा आदमी आपको पूरे गोदान उपन्यास में नहीं कोई दिखेगा। मेहता को यह क्या सनक सूझी, व्यर्थ अपनी भद्द करा रहे हैं। इसमें काहे की भद्द, दिल लगी ही तो है। मेहता की तरफ से जो बाहर निकलता है वही मर जाता है। ये दोस्तों मिस्टर मेहता की बात हो रही है, जो फिलासफर हैं, दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर साहब हैं। एक क्षण के बाद उसने पूछा, क्या इस खेल में हाफ टाइम नहीं होता? खन्ना को शरारत सूझी। बोले, आप चले थे मिर्जा से मुकाबला करने, समझते थे यह भी फिलासफी है। मैं पूछती हूँ, इस खेल में हाफ टाइम नहीं होता? खन्ना ने फिर चिढ़ाया। अब खेल ही खत्म हुआ जाता है। मजा आएगा तब जब मिर्जा मेहता को दबोच कर रगड़ेंगे और मेहता साहब ची बोलेंगे। ये दोस्तों खन्ना कह रहा है। मैं तुमसे नहीं पूछती, राय साहब से पूछती हूँ। ये दोस्तों मिस मालती के खन्ना जो है तो मिस मालती के पीछे पड़ा है। उनको क्या कहते हैं, उनके पीछे पीछे चांस मारता रहता है। और राय मिस मालती खन्ना से दूर होना चाहती हैं। राय तो मिस मालती ने कहा, मैं तुमसे नहीं पूछती, राय साहब से पूछती हूँ। राय साहब बोले, इस खेल में हाफ टाइम एक आदमी तो सामने आता है। अच्छा, मेहता का एक आदमी और मर गया।
खन्ना बोले, आप देखती रहिए, इसी तरह सब मर जाएंगे और आखिर में मेहता साहब भी मरेंगे। मालती जल गई, आपकी तो हिम्मत ना पड़ी बाहर निकलने की। मैं गंवारों के खेल नहीं खेलता, मेरे लिए टेनिस है। टेनिस में भी मैं तुम्हें सैकड़ों गेम दे चुकी हूँ। आपसे जीतने का दावा ही कब है? अगर दावा हो तो मैं तैयार हूँ। मालती उन्हें फटकार बताकर फिर अपनी जगह पर आ बैठी। किसी को मेहता से हमदर्दी नहीं है। कोई यह नहीं कहता कि अब खेल खत्म कर दिया जाए। मेहता भी अजीब बुद्धू आदमी है, कुछ धांधली क्यों नहीं कर बैठते? यहाँ भी अपनी न्यायप्रियता दिखा रहे हैं। कभी हार कर लौटेंगे तो चारों तरफ से तालियां पड़ेगी। अब शायद 20 आदमी उनकी तरफ और होंगे और लोग कितने खुश हो रहे हैं। ज्यों-ज्यों अंत समीप आता जाता था, लोग अधीर होते जाते थे और पाली की तरफ बढ़ते जाते थे। रस्सी का जो एक कटघरा सा बनाया गया था, वह तोड़ दिया गया। स्वयं सेवक रोकने की चेष्टा कर रहे थे, पर उस उत्सुकता के उन्माद में उनकी एक न चलती थी। यहाँ तक कि ज्वार अंतिम बिंदु तक आ पहुँचा और मेहता अकेले बच गए और अब उन्हें गूंगे का पार्ट खेलना पड़ा। अब सारा दारोमदार उन्हीं पर है। अगर वह बचकर अपनी पाली में लौट आते हैं तो उनका पक्ष बचता है, नहीं हार का सारा अपमान और लज्जा लिए हुए उन्हें लौटना पड़ता है। वह दूसरे पक्ष के जितने आदमियों को छूकर अपनी पाली में आएंगे, वह सब मर जाएंगे और उतने ही आदमी उनकी तरफ जी उठेंगे। सबकी आंखें मेहता की ओर लगी हुई थी। वह मेहता चले। जनता ने चारों ओर से आकर पाली को घेर लिया। तन्मयता अपनी पराकाष्ठा पर थी। मेहता कितने शांत भाव से शत्रुओं की ओर जा रहे हैं। उनकी प्रत्येक गति जनता पर प्रतिबिंबित हो जाती है। किसी की गर्दन टेढ़ी हुई जाती है, कोई आगे को झुक पड़ता है। वातावरण गर्म हो गया। पारा ज्वाला बिंदु पर आ पहुंचा और मेहता शत्रु दल में घुसे। दल पीछे हटता जाता है। उनका संगठन इतना दृढ़ है कि मेहता की पकड़ या स्पर्श में कोई नहीं आ रहा। बहुतों को आशा थी कि मेहता कम से कम अपने पक्ष में 10-5 आदमियों को तो जिला ही लेंगे। वे निराश होते जा रहे हैं। सहसा मिर्जा एक छलांग मारते हैं और मेहता की कमर पकड़ लेते हैं। मेहता अपने को छुड़ाने के लिए जोर मार रहे हैं। मिर्जा को पाली की तरफ खींचे लिए आ रहे हैं। लोग उन्मत्त हो जाते हैं। अब इसका पता चलना मुश्किल है कि कौन खिलाड़ी है, कौन तमाशाई। सब एक में गड़मड़ हो गए। मिर्जा और मेहता में मल्लयुद्ध हो रहा है। मिर्जा के कई बुढ़े मेहता की तरफ लपके मिर्जा के कई बुढ़े मेहता की तरफ लपके और उनसे लिपट गए। मेहता जमीन पर चुपचाप पड़े हुए हैं। अगर वह किसी तरह खींच खांच कर 2 हाथ और ले जाएं तो उनके 50 आदमी जी उठते हैं, मगर एक वह इंच भी नहीं खिसक सकते। मिर्जा उनकी गर्दन पर बैठे हुए हैं। मेहता का मुख लाल हो रहा है, आंखें वीर बहुटी बनी हुई हैं, पसीना टपक रहा है और मिर्जा अपने स्थूल शरीर का भार लिए उनकी पीठ पर हुमच रहे हैं। मालती ने समीप जाकर उत्तेजित स्वर में कहा, मिर्जा खुर्शेद, यह फेर नहीं है, बाजी ड्रॉन रही। खुर्शेद ने मेहता की गर्दन पर एक घस्सा लगाकर कहा, जब तक यह चीना बोलेंगे मैं हरगिज न छोड़ूंगा। क्यों नहीं ची बोलते? मालती और आगे बढ़ी। ची बुलाने के लिए आप इतनी जबरदस्ती नहीं कर सकते। मिर्जा ने मेहता की पीठ पर हुमच कर कहा, बेशक कर सकता हूँ, आप इनसे कह दें ची बोले, मैं अभी उठा जाता हूँ। मेहता ने एक बार फिर उठने की चेष्टा की, पर मिर्जा ने उनकी गर्दन दबा दी। मालती ने उनका हाथ पकड़कर घसीटने की कोशिश करके कहा, यह खेल नहीं, अदावत है। अदावत ही सही, आप न छोड़ेंगे। उसी वक्त जैसे कोई भूकंप आ गया। मिर्जा साहब जमीन पर पड़े हुए थे और मेहता दौड़े हुए पाली की ओर भागे जा रहे थे और हजारों आदमी पागलों की तरह टोपियां और पगड़ियां और छड़ियां उछाल रहे थे। कैसे यह काया पलट हुई, कोई समझ ना सका। मिर्जा ने मेहता को गोद में उठा लिया और लिए हुए सामियाने तक आए। प्रत्येक मुख पर यह शब्द थे, डॉक्टर साहब ने बाजी मार ली। और प्रत्येक आदमी इस हारी हुई बाजी के एक बारगी पलट जाने पर विस्मित था। सभी मेहता के जीवट और दम और धैर्य का बखान कर रहे थे। मजदूरों के लिए पहले से नारंगियां मंगा ली गई थी। उन्हें एक एक नारंगी देकर विदा किया गया। सामियाने में मेहमानों के चाय पानी का आयोजन था। मेहता और मिर्जा एक ही मेज पर आमने सामने बैठे। मालती मेहता के बगल में बैठी। मेहता ने कहा, मुझे आज एक नया अनुभव हुआ।
महिला की सहानुभूति हार को जीत बना सकती है। मिर्जा ने मालती की ओर देखा। अच्छा, यह बात थी। जभी तो मुझे हैरत हो रही थी कि आप एकाएक कैसे ऊपर आ गए। मालती शर्म से लाल हुई जाती थी। बोली, आप बड़े बेमुरव्वत आदमी हैं मिर्जा जी। मुझे आज मालूम हुआ। कसूर इनका था। यह क्यों ची नहीं बोलते थे? मैं तो चीना बोलता, चाहे आप मेरी जान ही ले लेते। कुछ देर मित्रों में गपशप होती रही। फिर धन्यवाद के और मुबारकबाद के भाषण हुए और मेहमान लोग विदा हुए। मालती को भी एक विजिट करनी थी, वह भी चली गई। केवल मेहता और मिर्जा रह गए। उन्हें अभी स्नान करना था, मिट्टी में सने हुए थे, कपड़े कैसे पहनते। गोबर पानी खींच लाया और दोनों दोस्त नहाने लगे। मिर्जा ने पूछा, शादी कब तक होगी? मेहता ने अचंभे में आकर पूछा, किसकी? आपकी। मेरी शादी किसके साथ हो रही है? वाह, आप तो ऐसा उड़ रहे हैं गोया यह भी छिपाने की बात है। नहीं नहीं, मैं सच कहता हूँ, मुझे बिल्कुल खबर नहीं है। क्या मेरी शादी होने जा रही है? और आप क्या समझते हैं, मिस मालती आपकी कंपेनियन बनकर रहेगी? मेहता गंभीर भाव से बोले, आपका ख्याल बिल्कुल गलत है मिर्जा जी। मिस मालती हसीन है, खुश मिजाज है, समझदार है, रोशन ख्याल है और भी उस उनमें कितनी खूबियाँ। लेकिन मैं अपने जीवन संगिनी में जो बात देखना चाहता हूँ वह उनमें नहीं है और ना शायद हो सकती। मेरे जहन में औरत वफा और त्याग की मूर्ति है, जो अपनी बेजबानी से, अपनी कुर्बानी से अपनों को बिल्कुल मिटाकर पति की आत्मा का एक अंश बन जाती है। देह पुरुष की रहती है पर आत्मा स्त्री की होती है। आप कहेंगे, मर्द अपने को क्यों नहीं मिटाता, औरत ही से क्यों इसकी आशा करता है? मर्द में वह सामर्थ्य ही नहीं। वह अपने को मिटाएगा तो शून्य हो जाएगा। वह किसी खोह में जा बैठेगा और सर्वात्मा में मिल जाने का स्वप्न देखेगा। वह तेज प्रधान जीव है और अहंकार में यह समझकर कि वह ज्ञान का पुतला है, सीधा ईश्वर में लीन होने की कल्पना किया करता है। स्त्री पृथ्वी की भांति धैर्यवान है, शांति संपन्न है, सहिष्णु है। पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वह महात्मा बन जाता है। नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा हो जाती है। पुरुष आकर्षित होता है स्त्री की ओर, जो सर्वांश में स्त्री हो, जो सर्वांश में स्त्री हो। मालती ने अभी तक मुझे आकर्षित नहीं किया। मैं आपसे किन शब्दों में कहूँ कि स्त्री मेरी नज़रों में क्या है? संसार में जो कुछ सुंदर है उसी की प्रतिमा को मैं स्त्री कहता हूँ। मैं उससे यह आशा रखता हूँ कि मैं उसे मार ही डालूं तो भी प्रतिहिंसा का भाव उसमें ना आए। अगर मैं उसकी आंखों के सामने किसी स्त्री को प्यार करूं तो भी उसकी ईर्ष्या ना जागे। ऐसी नारी पाकर मैं उसके चरणों में गिर पड़ूंगा और उस पर अपने को अर्पण कर दूंगा। मिर्जा ने सिर हिलाकर कहा, ऐसी औरत आपको इस दुनिया में तो शायद ही मिले। मेहता ने हाथ मारकर कहा, एक नहीं हजारों, वरना दुनिया वीरान हो जाती है। ऐसी एक ही मिसाल दीजिए, मिसेज खन्ना को ही ले लीजिए। लेकिन खन्ना खन्ना भागे हैं जो हीरा पाकर कांच का टुकड़ा समझ रहे हैं। सोचिए कितना त्याग है और उसके साथ ही कितना प्रेम है। खन्ना के रूपासक्त मन में शायद उसके लिए रत्ती भर भी स्थान नहीं है। लेकिन आज खन्ना पर कोई आगत आ जाए तो वह अपने को उन पर न्यौछावर कर देगी। खन्ना आज अंधे या कोढ़ी हो जाए तो भी उसकी वफादारी में फर्क ना आएगा। अभी खन्ना उसकी कद्र नहीं कर रहे हैं, मगर आप देखेंगे एक दिन यही खन्ना उसके चरण धो धो कर पिएंगी। मैं ऐसी बीवी नहीं चाहता जिससे मैं आइंस्टीन के सिद्धांत पर बहस कर सकूं या जो मेरी रचनाओं को प्रूफ देखा करे। मैं ऐसी औरत चाहता हूं जो मेरे जीवन को पवित्र और उज्जवल बना दे, अपने प्रेम और त्याग दे। खुर्शीद ने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए जैसे कोई भूली हुई बात याद करके कहा, आपका ख्याल बहुत ठीक है मिस्टर मेहता। ऐसी औरत अगर कहीं मिल जाए तो मैं भी शादी कर लूं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि मिले। मेहता ने हंसकर कहा, आप भी तलाश में रहिए, मैं भी तलाश में हूँ। शायद कभी तकदीर जागे। मगर मिस मालती आपको छोड़ने वाली नहीं, कहिए लिख दूं। ऐसी औरतों से मैं केवल मनोरंजन कर सकता हूँ, ब्याह नहीं। ब्याह तो आत्मसमर्पण है। अगर ब्याह आत्मसमर्पण है तो प्रेम क्या है? प्रेम जब आत्मसमर्पण का रूप लेता है तभी ब्याह है, उसके पहले अय्यासी है। मेहता ने कपड़े पहने और विदा हो गए।
शाम हो गई थी, मिर्जा ने जाकर देखा तो गोबर अभी तक पेड़ों को सींच रहा था। मिर्जा ने प्रसन्न होकर कहा, जाओ अब तुम्हारी छुट्टी है, कल कल फिर आओगे? गोबर ने कातर भाव से कहा, मैं कहीं नौकरी करना चाहता हूँ मालिक। नौकरी करना है तो हम तुझे रख लेंगे। कितना मिलेगा हुजूर? जितना तू मांगे। मैं क्या मांगूं, आप जो चाहें दे दें। हम तुम्हें 15 रुपये देंगे और खूब कसकर काम लेंगे। गोबर मेहनत से नहीं डरता, उसे रुपए मिलें तो वह आठों पहर काम करने को तैयार है। 15 रुपये मिलें तो क्या पूछना, वह तो प्राण भी दे देगा। बोला, मेरे लिए कोठरी मिल जाए वहीं पड़ा रहूंगा। हाँ हाँ, जगह का इंतजाम मैं कर दूंगा, इसी झोपड़ी में एक किनारे तुम भी पड़े रहना। गोबर को जैसे स्वर्ग मिल गया। तो ये दोस्तों गोदान उपन्यास का 13वां भाग था। आप लोगों को बहुत मजा आया होगा पढ़ने में। इस उपन्यास को ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, इस उपन्यास को आप जितनी बार पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा मजा आएगा। ये इतना अच्छा उपन्यास है, कृषक जीवन का सबसे अच्छा उपन्यास है। आप देखिएगा, बहुत अच्छा उपन्यास है, पढ़ने में मजा आ जाएगी। तो बस यही दोस्तों कहेंगे कि हम बिहार एस्टेट का पूरा पेपर 1 और पेपर 2 का पूरा सिलेबस अपने इसी यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क आप लोगों को करवाएंगे। आप लोगों को केवल हमारे चैनल को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जिससे जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतना ही हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। उतने ही ज़्यादा हम मन से सभी परीक्षाओं को कवर करेंगे और प्रमाणिक विषय वस्तु के साथ आप लोगों की परीक्षा में सहायता कर सकेंगे। जितना हमसे हो सकेगा उतना विषय वस्तु हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन अभी बिहार स्टेट का तो पूरा पेपर 1 और पेपर 2 हम करवाएंगे। उसके बाद बीपीएससी का भी जो 24 अगस्त को पेपर होना, उसका भी पूरा पाठ्यक्रम हम करवाएंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।